साथियों, नमस्कार। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मधुशाला तथागत संपूर्ण हिंदी साहित्य शिक्षण केंद्र कोचिंग सेंटर में स्वागत है। आप सभी को जैसा कि हमारा जो प्रकरण चल रहा है, उसके क्रम में हमने अभी तक आपको भाषा के बारे में, उनकी बोलियों के बारे में, वे भाषाओं के बारे में विस्तार से बताया और प्राचीन, मध्य और आधुनिक भारतीय भाषाओं का हमने वर्गीकरण किया। अब आगे हम आपको भाषा के बारे में यानी कि आज का हमारा प्रकरण है भाषा यानी लैंग्वेज। तो भाषा के बारे में बता करके हम आपको ले चलेंगे, विश्व की भाषाओं का वर्गीकरण करेंगे। तो आज का हमारा प्रकरण है भाषा यानी लैंग्वेज। इससे एक दो तीन प्रश्न बनते हैं। इससे राजस्थान में खास तौर से इससे ज़्यादा प्रश्न बनते हैं भाषा से। और भी परीक्षाएं हैं जिनमें जैसे टेट है, सुपर टेट है या टीजीटी पीजीटी है, इनमें भी बनती हैं। जो केवीएस एनबीएस है, इनमें भी इस तरह के प्रश्न बनाए जाते हैं। कुछ जो भाषा से संबंधित परीक्षाएं होती हैं, उनमें तो बहुत ज़्यादा इससे प्रश्न बनता है। इसलिए आइए हम भाषा के बारे में जान लें। भाषा, उत्पत्ति, उसका इतिहास, उससे संबंधित प्रश्न। तो आज का हमारा प्रकरण है भाषा। साथियों, भाषा शब्द जो है, इस शब्द की उत्पत्ति संस्कृत शब्द भाष धातु से हुई है। संस्कृत एक धातु है भाष धातु। उस भाष धातु से भाषा शब्द की उत्पत्ति होती है। इस भाष का मतलब होता है बोलना या व्यक्त वाणी, या बोलते हैं या अपनी वाणी को हम व्यक्त करते हैं, तो उसे भाष यानी उसी से बना है भाषा। तो आइए इसके बारे में जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, उनको हम लिखवाते हुए आपको बताते हुए चल रहे हैं। तो आज का प्रकरण हमने भाषा। भाषा, इसकी उत्पत्ति संस्कृत शब्द है। एक संस्कृत शब्द है। संस्कृत के इसकी उत्पत्ति संस्कृत के भाष धातु से हुई है। लिख लीजिए, भाषा शब्द की उत्पत्ति, भाषा की उत्पत्ति संस्कृत के भाष धातु से हुई है। इसका अर्थ है व्यक्त वाणी या बोलना। तो भाषा शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के भाष धातु से हुई है, जिसका अर्थ है व्यक्त वाणी या बोलना। बोलना, ये व्यक्त वाणी याद रखिए, या बोलना, इसका अर्थ होता है व्यक्त वाणी या बोलना। जब हम बोलते हैं, उसे जो हम बोलते हैं सार्थक बोलते हैं, उसे भाषा कहा जाता है। भाषा एक मानसिक, इस पर लिख के जाइए, भाषा क्या है? भाषा एक मानसिक क्रिया है। यह प्रश्न बनता है, मानसिक क्रिया है। प्रश्न बनेगा कि भाषा क्या है? भाषा एक मानसिक क्रिया है, शारीरिक क्रिया या और भी कोई गत्यात्मक क्रिया है? तो भाषा एक मानसिक क्रिया है। ध्यान रखिए, भाषा की उत्पत्ति संस्कृत के भाष धातु से हुई है और इसका अर्थ होता है व्यक्त वाणी या बोलना। भाषा एक, इसकी विशेषताएं बता रहे हैं। भाषा की विशेषताएं क्या है? भाषा क्या है? भाषा एक मानसिक क्रिया है। भाषा एक प्रतीक है। दूसरा क्या है? लिख लीजिए, भाषा क्या है? भाषा एक प्रतीक है। भाषा प्रतीक है।
क्योंकि प्रश्न इसी तरह से बनते हैं, इसलिए मैं लिखवा दे रहा हूँ। जो ऑप्शन आएँगे उसमें इस रहेगा, भाषा एक प्रतीक है, ये भी सही है। भाषा एक मानसिक क्रिया है, ये भी सही है। भाषा का अर्थ होता है बोलना या व्यक्त वाणी, ये भी सही है। हुँ। इसको 1-2 करके चलते हैं, लंबा हो सकता है। तीसरा है, इस क्रम में हम जो भाषा के बारे में बता रहे हैं। भाषा एक प्रतीक है, भाषा में 2 लोग अनिवार्य हैं। भाषा में भाषा में 2 2 लोग अनिवार्य हैं। यथा पहला एक श्रोता, दूसरा वक्ता। भाषा में 2 लोग अनिवार्य हैं, कौन? श्रोता और वक्ता। या ऐसे लिख दीजिए, वक्ता, पहले वक्ता लिख दीजिए, वक्ता, दूसरा श्रोता। भाषा में कम से कम 2 लोग अनिवार्य हैं। ये पूछ देगा, आप ध्यान नहीं पढ़ पाएँगे कितने लोग अनिवार्य हैं, तो कम से कम 2 लोग ये पूछ सकता है। कम से कम 2 लोग अनिवार्य हैं। एक है वक्ता, दूसरा है श्रोता, यानी कि एक बोलने वाला, दूसरा सुनने वाला इसमें अनिवार्य है। भाषा आद्यांत एक सामाजिक वस्तु है। भाषा भाषा क्या है? भाषा आद आद्यांत एक सामाजिक वस्तु है। सामाजिक वस्तु है। याद रखिएगा, वस्तु इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जब प्रश्न बनाता है तो इसमें से जो वर्ड एक-एक शब्द है, शब्दों का जाल बनाया जाता है, इसलिए शब्दों के जाल में अगर उलझे तो कॉम्पिटिशन में एक प्रश्न से ही कॉम्पिटिशन रुक जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, भाषा एक आद्यांत भाषा आद्यांत एक सामाजिक वस्तु है। याद रखिए, सामाजिक वस्तु है। यहाँ कोई और वर्ण डाल देगा, शब्द डाल देगा, यहाँ कोई और शब्द डाल देगा, आद्यांत की जगह कुछ और डाल देगा। तो भाषा आद्यांत एक सामाजिक वस्तु है। ये ध्यान रखिएगा, ये छोटे-छोटे प्रश्न हैं, बहुत चिड़चिड़े प्रश्न हैं, ये उलझा देंगे। इसलिए याद रखिएगा, भाषा आद्यांत एक सामाजिक वस्तु है। भाषा कैसे सीखी जाती है? भाषा अनुकरण द्वारा सीखी जाती है। भाषा अनुकरण अनुकरण द्वारा सीखी जाती है। भाषा क्या? भाषा अनुकरण द्वारा सीखी जाती है। भाषा कैसे सीख सकते हैं? भाषा अनुकरण द्वारा एक प्रक्रिया है कि अनुकरण द्वारा भी सीख सकते हैं। भाषा अनुकरण द्वारा सीखी जाती है। भाषा एक गत्यात्मक क्रिया है। भाषा एक गत्यात्मक क्रिया है। भाषा क्या है? भाषा एक गत्यात्मक क्रिया है। याद रखिएगा, भाषा क्या है? भाषा एक तो क्या है? भाषा एक गत्यात्मक क्रिया है, एक्शन है। याद रखिएगा, गत्यात्मक कुछ भी वर्ड डाल देगा तो एक-एक शब्दों का जाल बनाएगा। जब भी एग्जाम होगा कोई भी, जिसमें लैंग्वेज से संबंधित जो प्रश्न आएंगे, किसी भी एग्जाम में हो सकता है, ये टेट सुपर टेट में भी हो सकता है, उसमें भी हिंदी में डाल सकता है, या लैंग्वेज में जो भाषा है, भाषा चॉइस करते हैं हम सुपर टेट में या सी टेट में करते हैं, तो उसमें भी भाषा संबंधित डाल सकता है। तो भाषा गत्यात्मक क्रिया है। अर्थात क्या है? गत्यात्मक का मतलब ये होता है, अर्थ ये होता है कि चलती हुई भाषा कभी रुकती नहीं है, निरंतर लगातार उसमें चलतापन होता है, वो चलती रहती है।
पुराने को साथ लेकर के कुछ जो जो उसे बोझिल बनाती है, उसे त्यागते हुए, परंपरा को लेते हुए, पुराने को साथ यानी कि जो उसकी भाषा की जो मूल है, मूल धातु जिसे कहा जाता है, अपने मूल को साथ लिए हुए उसके बीच में जो उसे बोझिल बनाती है, उसे छोड़ते हुए आगे निरंतर आगे आने वाली चीज़ों को अपनाती हुई, आने वाली भाषाओं के शब्दों को, क्रियाओं को अपनाती हुई आगे बढ़ती है। इसलिए भाषा चलती रहती है। गत्यात्मक का अर्थ यही हुआ। तो गत्यात्मक का अर्थ भाषा चलती, गत्यात्मक चलती रहना। तो भाषा चलती रहती है, परंपरा को समेटे हुए अपने, वो परंपरा जो उसे बोझिल न बनाती है, उसे समृद्धि यानी कि चलते हुए बना रखती है, तो वो परंपरा और नए को अपनाते हुए आगे बढ़ती रहती है। तो गत्यात्मक चलती रहती है, क्रिया मतलब एक्शन, क्रिया जानते हैं। तो भाषा क्या है? गत्यात्मक क्रिया है। भाषा एक मानसिक क्रिया जैसे जान लीजिए। तो भाषा एक मानसिक क्रिया, जब मानसिक का मतलब ये होता है कि हमारे मनस पटल पर जो आता है वह हम अपने भाषा के माध्यम से दूसरों तक पहुंचाते हैं। तो मनस पटल की बातें ही हम भाषा के माध्यम से आदान प्रदान करते हैं। तो भाषा एक मानसिक मतलब मानसिकता से हो गई, आपकी क्या सोच है, आपके अंदर क्या सोचते हैं, आप क्या करना चाहते हैं, उस उसकी एक क्रिया है भाषा, यानी कि वो उस मानसिक क्रिया का आदान प्रदान करने के लिए एक साधन है। तो भाषा एक मानसिक क्रिया है, भाषा एक प्रतीक है। भाषा एक प्रतीक है। प्रतीक का अर्थ ये हुआ कि कुछ भी लिखा जाता है जो, तो जिस भाषा में लिखा जाता है उस भाषा को अगर आप जानते हैं तो प्रतीकों को जान करके प्रतीकों को अगर आप जानते हैं, जानकारी है, तो आप उसमें उसके पीछे जो कहा का मानसिक क्रिया रही है, मानसिकता रही है किसी व्यक्ति की व्यक्त करने की या लिखने की, उसको आप पकड़ लेंगे। तो भाषा उसको सुरक्षित रखने के लिए क्या एक चिन्ह बनाए जाते हैं, प्रतीक बनाए जाते हैं। तो भाषा क्या है? कि प्रतीक है, चिन्ह है। भाषा में कम से कम वक्ता और बोलने वाला और सुनने वाला 2 लोग अनिवार्य हैं। आद्य अंत यानी कि आदि और अंत तक एक सामाजिक वस्तु है। भाषा अनुकरण द्वारा सीखी जाती है। अनुकरण का मतलब ये होता है नक्कल। जैसे एक बच्चा होता है, जन्म लेता है, तो माँ जैसे-जैसे बोलना सिखाती है वैसे वो अनुकरण करता है उसका। तो अनुकरण द्वारा सीखते हैं। कभी-कभी हम क्या होता है कि अंग्रेजी, बहुत लोग ऐसे होते हैं जो अंग्रेजी का जो ग्रामर है या व्याकरण है उसका कुछ भी एबीसीडी नहीं जानते हैं, लेकिन इंग्लिश बहुत टॉप बहुत अच्छी बोल लेते हैं। कारण ये है कि वो जिस माहौल में रहे हैं, उस माहौल में उन्हें एक ऐसा वातावरण मिला जिससे उन्होंने सामने वालों को सुनकर उसका अनुकरण करके वो सीख लेता है। इसलिए ज़रूरी नहीं है कि आपको व्याकरण आता हो तो आप अच्छी अंग्रेजी बोल लेंगे। बस वही है, भाषा अनुकरण द्वारा सीखी जाती है। अनुकरण यानी कि नकल द्वारा एक तरह से। किसी कोई व्यक्ति कैसे कह रहा है बस उसको आप नकल करते जाइए, धीरे-धीरे आप उसके जैसा बोलना सीख जाएँगे। तो भाषा अनुकरण द्वारा सीखी जाती है। गत्यात्मकता का हमने बताया कि भाषा चलती रहती है, भाषा कभी रुकती नहीं है। अपने परंपरा को समेटे हुए साथ में जो मिलता है उसमें जो उससे बोझिल बनाती है, उसे त्यागते हुए, नए को अपनाते हुए यह यह चलती रहती है, यानी कि क्रिया एक्टिव रहती है, यानी कि चलती रहती है। मोबाइल है यानी कि चलती रहती है। तो गत्यात्मक क्रिया है। भाषा है गत्यात्मक क्रिया। भाषा में उत्पादक की क्षमता होती है। भाषा में उत्पादकता उत्पादकता की क्षमता होती है। भाषा में उत्पादकता की क्षमता होती है, यानी कि
या नए चीज़ों को गढ़ सकती है। भाषा नए चीज़ों को सामने ला सकती है, नई चीज़ों को अपना सकती है। जैसे जिस तरह से जैसे वैदिक काल रहा, उसके बाद पाली काल आ गया, तो पाली को पैदा किया इसने, जब ज़रूरत पड़ी तो इसने प्राकृत को पैदा कर दिया, उसके बाद ज़रूरत पड़ी तो अपभ्रंश को कर दिया, उसके बाद आने वाले आधुनिक भाषाओं को पैदा किया इसने। तो इसके अंदर भाषा में उत्पादकता की क्षमता होती है, पैदा करने की क्षमता होती है। एक नई भाषा को या नई चीज़ को जन्म दे देती है भाषा। तो भाषा में उत्पादकता की क्षमता होती है। प्रश्न इसी तरह से बनाए जाते हैं। भाषा स्थूलता से सूक्ष्मता की ओर विकसित होती है। भाषा स्थूल से स्थूल से सूक्ष्म की ओर विकसित होती है। तो भाषा स्थूल से सूक्ष्म की ओर, स्थूल का मतलब होता है जिसे हम छू सकते हैं, महसूस करते हैं, देखते हैं, यानी कि जो सामने है। तो स्थूल माने स्थल से संबंधित एक तरह से, और जिसे हम महसूस करते हैं, महसूस क्या, सामने देख सकते हैं, छू सकते हैं, उस पर बैठ सकते हैं, उठा सकते हैं, स्थूल यानी। सूक्ष्म का मतलब जिसको हम महसूस केवल कर सकते हैं। हवा क्या है? हवा तो है, उसे हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, उसे महसूस कर सकते हैं। अपनी बातों को भी हम करते हैं, उस बातों जो हम बात कह रहे हैं, आप इसे केवल महसूस कर रहे हैं और इसका अर्थ लगा रहे हैं, इसको छू और देख नहीं पा रहे हैं कि जो हमारे मुँह से वर्ण निकले, वर्णों को आप देख नहीं पा रहे हैं। तो स्थूल का मतलब हो गया स्थूल जगत, इस जगत, लौकिक, इस लोक में जो भी कुछ आपको कुर्सी, मेज़, घर-द्वार जो अपने आप को जो भी देख रहे हैं, सामने जो सूक्ष्म साक्षात रूप में आपके सामने है, किसी प्रमाण की ज़रूरत नहीं, तो वो हो गया स्थूल। और सूक्ष्म क म वो हो गया जो सूक्ष्म रूप में है, जिसको आप केवल महसूस कर सकते हैं। तो भाषा स्थूल से, बड़े से छोटे की ओर चलती है, कुल मिलाकर के। स्थूल से सूक्ष्म की ओर विकसित हुई। भाषा कैसे पूछ देगा कि एक डाल देगा सूक्ष्म से स्थूल की तरफ, हाँ? एक सूक्ष्म से सूक्ष्म की तरफ या स्थूल से स्थूल की तरफ। तो भाषा स्थूल से सूक्ष्म की ओर विकसित होती है। याद रखिएगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा पूछा है ये। भाषा स्थूल से सूक्ष्म की ओर विकसित होती है। अनेक भाषाओं की जन्मदात्री भाषा प्रोटो स्पीच कही जाती है। अनेक ऐसी भाषा जो अनेक भाषाओं की जन्मदात्री है, कि माता पिता रहे, अनेक भाषाओं अनेक भाषाओं की जन्म जो दात्री भाषा अनेक भाषाओं की जन्मदात्री भाषा, उसे क्या कहते हैं? जो अनेक जो कई भाषाओं को जन्म दे सकती है, देती है, दी है। तो अनेक भाषाओं की जन्मदात्री भाषा को प्रोटो स्पीच या मूल भाषा कहते हैं। इसके क्या कहते हैं? प्रोटो स्पीच या मूल भाषा कहते हैं। तो अनेक भाषाएं, ऐसी भाषा जिसने कई भाषाओं को जन्म दिया है, यानी कि उनकी माता पिता है। तो अनेक भाषाओं की जन्मदात्री भाषा, ऐसी भाषा जिसने कई भाषाओं को जन्म दिया है। जैसे हिंदी हो गई, हिंदी के अंतर्गत 17-18 बोलियां हैं, उसी तरह से और भी हैं, बहुत से ऐसे उदाहरण हो सकते हैं। तो अनेक भाषाओं की जन्मदात्री भाषा, उसे क्या कहते हैं? प्रोटो स्पीच। इस तरह से पूछ देगा, उस प्रोटो स्पीच या प्री प्रोटो स्पीच या जो भी कहे, कई चीजें डाल सकता है। तो अनेक भाषाओं की जो जन्मदात्री भाषा होती है, मदर लैंग्वेज, उस मदर लैंग्वेज को उसकी माता जो होती है, कई भाषाओं की माता जो होती है, उसे प्रोटो स्पीच या मूल भाषा कहते हैं। याद रखिएगा, प्रोटो स्पीच या मूल भाषा
कहते हैं। तो अनेक भाषाओं की जन्मदात्री भाषा को प्रोटो स्पीच या मूल भाषा कहा जाता है। अब आइए भाषा की इकाई, भाषा की इकाई के बारे में जानते हैं। तो भाषा की इकाई यहाँ कर देते हैं 10 नंबर पे। भाषा की इकाई कौन-कौन है? तो भाषा की इकाई के बारे में जानते हैं, आइए। भाषा की इकाई कौन-कौन हैं? भाषा की लघुत्तम इकाई ध्वनि है। पहला क हो गया इसमें। भाषा की लघुत्तम इकाई, भाषा की लघुत्तम इकाई क्या है? ध्वनि है। भाषा की लघुत्तम इकाई को ध्वनि कहते हैं। ध्वनि। भाषा की लघुत्तम इकाई, लघुत्तम मतलब सबसे छोटी से छोटी। ध्यान रखिएगा, भाषा की लघुत्तम इकाई का मतलब है लघुत्तम। लघु माने छोटा होता है, लघुत्तम जो तम लग जाता है यानी कि सबसे छोटी इकाई, वो क्या होती है? ध्वनि। ध्वनि यानी कि जो स्वर वर्ण है। ध्वनि स्वर वर्ण भी हो सकते हैं, व्यंजन वर्ण में स्वर लगा करके जो ध्वनि बनती है, जिसे वर्ण कहते हैं, स्वर व्यंजन सहित मिला हुआ, वो भी शामिल कर दीजिए। तो सबसे जो छोटी है स्वर और व्यंजन क्या है? ध्वनियाँ हैं। तो स्वर और व्यंजन तो जो जैसे क क्या है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क हो गया, उसी तरह से ख हो गया, इस तरह से ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, समझे कि नहीं? तो सबसे छोटा क्या है? इसी ए और कुछ मिलाकर बीच में करके जुड़ करके शब्द बनते हैं ना, क फिर ख मिल के या फिर इसमें ज मिल जाएगा या झ मिल जाएगा तो एक शब्द बन जाएगा। तो जो छोटे-छोटे वर्ण हैं, एक-एक वर्ण हैं, सबसे छोटे-छोटे, इन्हीं को कहा जाता है लघुत्तम। यानी कि क, ख, ग, घ, ङ या अ, आ, इ स्वर या व्यंजन जो भी है, सबसे छोटी ध्वनि। तो सब भाषा की लघुत्तम इकाई क्या है? ध्वनि है। ध्वनि कौन हो सकती है? स्वर और व्यंजन दोनों, ठीक है? स्वर, व्यंजन। व्यंजन में भी ध्वनियाँ होती है, लेकिन स्वरों के साथ जब लगता है, तो इसमें सार्थक ध्वनि बन जाती है। लेकिन जो सबसे छोटी इकाई होती है, वो है ध्वनि। याद रखिए, भाषा की लघुत्तम प्रश्न पूछता है, अभी अभी फँसा देगा। भाषा की लघुत्तम इकाई ध्वनि है। यह प्रश्न हमेशा और हमेशा बनता है टीजीटी, पीजीटी, नेट द्वारा। आप कहीं भी इसे ज़रूर आप बढ़िया से पढ़िएगा। भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई, सार्थक लघुत्तम इकाई क्या है? आगे आइए। ख में हो गया। दूसरा प्रश्न ये बनता है, भाषा की सार्थक, सार्थक का अर्थ ये होता है जिसमें अर्थ निकले कुछ। हाँ, सार्थक जो सार्थक हो, जो जिसका कुछ निकले, कुछ परिणाम निकले, कुछ अर्थ निकले, उसे सार्थक कहते हैं। तो भाषा की जो सार्थक, भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई, लघुत्तम इकाई क्या है? शब्द है। भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई शब्द है। याद रखिएगा, भाषा की इकाइयाँ कौन-कौन हैं? तो पहला हमने बताया कि भाषा की लघुत्तम इकाई ध्वनि है, ठीक है? भाषा की लघुत्तम सबसे छोटी इकाई, लघुत्तम इकाई यानी कि सबसे छोटी से छोटी इकाई, यानी सबसे छोटा तो वही हो गया जितने स्वर या व्यंजन जो वर्ण हैं, वही वर्णों को ही लघुत्तम इकाई यानी कि ध्वनि, जो ध्वनियाँ हैं। और भाषा की सार्थक लघुत्तम जिसमें कुछ अर्थ निकले, जिनसे
तो शब्द क्या है? शब्द उसी वही होते हैं जिनमें कुछ अर्थ निकलता है। तो कई वर्णों को मिलने जब कई वर्ण एक-एक वर्ण है अलग-अलग, तो वो हो गया भाषा की लघुतम इकाई होगी। और जब कई वर्ण आपस में स्वर व्यंजन मिल करके कोई शब्द बना देते हैं, तो वह शब्द क्या होता है, कोई अर्थ देने लगता है। ठीक है? तो उसी को सार्थक कहा गया है। भाषा की सार्थक और लघुतम मतलब छोटी से छोटी, तो सबसे छोटी इकाई जो शब्द होता है। ध्यान रखिए, इसका तर्क ध्यान रखिएगा। भाषा की लघुतम इकाई नहीं, सबसे छोटी इकाई, तो सबसे छोटा में वही वर्ण है। उससे जब कई वर्ण आपस में मिलते हैं तो शब्द बनता है। शब्द क्या है? सार्थक है। तो यहाँ ध्यान रखिएगा, लघुतम इकाई और सार्थक लघुतम, ये पूछ देगा, सार्थक लघुतम इकाई, यही यही आपको कन्फ्यूजन करेगा। भाषा की लघुतम इकाई यानी कि छोटी-छोटी इकाई ध्वनि, और जो सार्थक जिसमें कुछ अर्थ निकले, तो शब्द में ही अर्थ निकलते हैं ना, तर्क देंगे। वर्णों में कोई अर्थ नहीं निकलता वर्णों से। वर्ण अलग-अलग होते हैं, जब वो आपस में मिलते हैं तो शब्द बनते हैं। स्वर व्यंजन सहित जब मिलते हैं तो वो शब्द बनते हैं। तो उनमें कोई अर्थ नहीं होता है, इसलिए सबसे छोटे कौन है? वर्ण हैं। तो सबसे छोटे यानी कि लघुतम इकाई ध्वनि हो गई। और भाषा की सार्थक लघुतम इकाई, सार्थक माने साधन अर्थक, जो जिसमें अर्थ निकले, जिससे कुछ परिणाम निकले, रिजल्ट हो, जिससे कुछ आप समझ सकें, अपनी बात को उस भाषा के माध्यम से किसी को समझा सकें उस शब्द के माध्यम से, तो उस एक शब्द की बात हो रही है। तो सार्थक लघुतम इकाई है। तो सार्थक इकाई कह देंगे तो दूसरा हो जाएगा। तो लघुतम, लघुतम की बात है, सार्थक लघुतम इकाई, छोटी से छोटी ऐसी लघु इकाई जो अर्थ दे, यानी कि ऐसी छोटी से छोटी इकाई जो अर्थ दे, और कौन सा अर्थ दे? सार्थक, जो रिजल्ट से जिसे निकले। तो वो कौन सा है? शब्द। शब्द ही एक छोटा है, एक शब्द सबसे छोटा है जो कि सार्थक है और अर्थ देता है। इसीलिए सार्थक लघुतम इकाई शब्द है। और लघुतम इकाई यानी कि छोटी इकाई, जिसमें अर्थ नहीं पूछ रहा, अर्थ ना हो, सार्थक खत्म है यहाँ, तो इसलिए ध्वनि हो गया। और जिसमें अर्थ हो वो शब्द हो गया। भाषा की सार्थक लघुतम इकाई तथा पूर्ण सार्थक लघुतम इकाई, तथा पूर्ण पूर्ण सार्थक लघुतम इकाई क्या है? वाक्य है। याद रखिएगा कि पूर्ण सार्थक लघुतम इकाई वाक्य है। कैसे है? जो इसमें होता है, कोई बात अगर हम कहना चाहें, बनारस, हमने कहा बनारस, बनारस एक शब्द बन गया, संज्ञा नाम से, संज्ञात्मक शब्द है। तो बनारस हमने कहा, शब्द बनारस का मतलब ये हो गया ना कि बनारस नगरी जो है उत्तर प्रदेश में पड़ती है, एक मंडल है। अब बनारस, हमने कहा बनारस, कहाँ हो बनारस? बनारस में क्या है, क्या नहीं है, अगर एक वाक्य बना दिया जाए, तो पूर्ण उस बनारस के आगे पीछे का जो जानकारी होगी वो मिल जाएगी। तो यही है पूर्ण सार्थक लघुतम इकाई, क्या है? वाक्य। तो इसमें तीनों का तर्क जान लीजिए कि भाषा की लघुतम इकाई ध्वनि, यानी कि सबसे छोटी से छोटी, और जब सार्थक लघुतम इकाई तो शब्द, और जब पूर्ण सार्थक कंप्लीट इकाई तो जो वाक्य होता है, वाक्य में क्या होता है, हम पूरी की पूरी जानकारी पा जाते हैं। एक शब्द जो उसका अर्थ तो होता है, लेकिन वह आपके पूरी बातों को समझा नहीं पाता है। एक शब्द सार्थक लघुतम यानी कि जो जो अर्थ देता है और सबसे छोटा है, वो आपकी बातों को बता तो देता है लेकिन पूरी बात समझा नहीं पाता है। जब पूरी बात समझा देता है उसे कहते हैं वाक्य। उसमें आप अपनी पूरी एक वाक्य में, हमेशा क्या होता है, एक वाक्य में आप अपनी बातें समझा देते हैं। तो एक वाक्य जब जनता है तो पूर्ण सार्थक, हाँ, भाषा की लघुतम इकाई सार्थक हो गया, और पूर्ण सार्थक यानी कि जो पूरी बात समझा देगा। खाली अपने बनारस के आगे पीछे की जानकारी जब देना होगा तो एक वाक्य बनाना पड़ेगा। तो पूर्ण सार्थक लघुतम इकाई क्या है? वाक्य। वाक्य का मतलब होता है
जो लाइन पूरी होती है, एक लाइन में कोई बात रखते हैं तो पूरी लाइन आपकी अपनी पूरी कर देते हैं, तो उसे वाक्य कहा जाता है। जब शब्द वाक्य में प्रयोग होता है तो भाषा कहा जाता है। भाषा कब कहा जाता है? इसके बाद है 10वां के बाद 11वां। जब शब्द वाक्य में प्रयोग होता है तो वह भाषा बन जाता है। जब शब्द वाक्य में प्रयोग होता है तब वह भाषा कहा जाता है। तो वह भाषा कहा जाता है। जब शब्द वाक्य में प्रयोग होता है, वाक्य यानी कि एक पूरा वर्ण, एक एक लाइन का जो पूरा जिसमें अपनी बात कोई मुद्दा उठाते हैं तो उसमें पूरा कर लेते हैं। तो पूरा वाक्य बन जाता है। तो वाक्य जब शब्द में जब जो छोटे-छोटे शब्द होते हैं, सार्थक शब्द हैं, वो वाक्य में जब प्रयोग होते हैं, तो वह भाषा कहा जाता है। मनुष्य में भाषा सीखने की प्राकृतिक क्षमता होती है। 12 नंबर, मनुष्य में भाषा सीखने की प्राकृतिक क्षमता होती है। प्राकृतिक क्षमता होती है। याद रखिएगा, मनुष्य में भाषा सीखने की जो क्षमता होती है वो प्राकृतिक होती है, न कि इस वातावरण कोई माहौल बनाने की। उसके अंदर जो क्षमता होती है, पावर की बात हो रही है। भाषा सीखने की जो क्षमता होती है वो प्राकृतिक क्षमता होती है मनुष्य के अंदर के, तभी वो सीखता है। और सीखने के लिए उसे माहौल चाहिए। तो अगर कोई पागल होगा तो क्या भाषा सीख पाएगा, एकदम मंद बुद्धि होगा। तो उसके अंदर प्राकृतिक क्षमता यानी कि मेंटेलिटी नहीं है सीखने की, जो बचपन में ही मिल जाती है। ऐसी क्षमता जो सीखने की क्षमता, तो सीखने की प्रक्रिया, सीखने की क्षमता जो होती है वो मिल जाती है, बुद्धि कहा जाता है। जो सीखते हैं वो ज्ञान होता है। तो जो क्षमता होती है वही बुद्धि है, यानी कि जो बचपन में मिल जाती है हमें अपने पुरखों द्वारा, अपने पिता माता द्वारा या प्रकृति के द्वारा स्वतः। तो भाषा मनुष्य में के अंदर जो भाषा सीखने की जो क्षमता होती है वो प्राकृतिक होती है। मनुष्य में भाषा सीखने की क्षमता प्राकृतिक होती है। भाषा समाज में सीखी जाती है। भाषा आप बाहर समाज से बाहर नहीं सीख सकते। भाषा लिख दे कि क्या भाषा समाज से बाहर सीख सकते हैं? नहीं, जानवरों से नहीं सीखते। तो भाषा समाज में सीखी जाती है। भाषा समाज में सीखी जाती है। सीखी जाती है। भाषा कहाँ सीख सकते हैं आप? भाषा समाज में सीख सकते हैं। समाज से बाहर भाषा का कोई अस्तित्व नहीं है, याद रखिएगा। भाषा हमेशा समाज में ही सीखी जाती है। ये कर देगा, भाषा अंशतः सीखी जाती है, पूर्णतः सीखी जाती है, या भाषा समाज में ही सीखी जाती है। याद रखिएगा, ही लगा दे रहे हैं। अब समाज से बाहर किसी भी समाज में रहेंगे तभी भाषा सीख पाएंगे, समाज से बाहर होंगे भाषा नहीं सीख पाएंगे। इसलिए भाषा समाज में ही सीखी जाती है। भाषा समाज में ही सीखी जाती है। इसको थोड़ी देर तक रोक रहे हैं। इसके बाद आगे थोड़ा हम इधर बढ़ाएंगे अपने कैमरा को। तो ध्यान रखिए कि इतना आप नोट कर लीजिए भाषा के बारे में। आप अपने वीडियो को वहाँ रोक करके, चाहे बार बार उसको पृष्ठपेषण कहा जाता है, यानी कि आगे पीछे करके बार बार देख सकते हैं। हमारी बात को समझ में नहीं आता है, इसको सुन लीजिए। अगर कोई दिक्कत होती है तो कमेंट में लिख दीजिए, मैं उसे दोबारा बता दूंगा, आपको फ़ोन करके बता दूंगा। तो ये चीज़ें आप
इसको नोट कर लीजिए, इससे प्रश्न बनना ही बनना है। समझ लीजिए कि आपने ये पढ़ लिया तो कहीं भी सीडीजी, पीएचडी, नेट, जेआरएफ, स्टेट सुपर टेट, अदर स्टेट जो भी दे रहे हैं, उसमें इससे प्रश्न बनना ही बनना है। 4-6 प्रश्न तो आना ही आना है भाषा से। भाषा से प्रश्न जो आते हैं, अगर आप जानते हैं तो आप टेट, सुपर टेट और जो सी टेट होता है वहाँ भी इस तरह के प्रश्न फंसाए जाते हैं। तो ध्यान रखिएगा, इसको आप ध्यान से लिख लीजिए और रट लीजिए। इससे 4-6 प्रश्न आना ही आना है, किसी भी कंपटीशन में है। तो अगर नहीं सीखेंगे तो कहीं न कहीं यह आपकी सफलताओं में बाधा बनेगी। इसलिए ध्यान रखिए, इसको सीख लीजिए, नोट कर लीजिए। अभी मैं थोड़ा-सा कैमरा एक साइड और घुमाता हूँ। तो इतना आपने नोट कर लिया होगा, अब कैमरा हमने घुमा दिया, थोड़ा उधर कट जाएगा। आगे इधर हम आपको बाकी बता देते हैं, ताकि आप एक साथ इसको आप इसका फ़ोटो भी ले सकेंगे बाद में। तो आगे आगे बढ़ते हैं। भाषा के नीचे सभी इकाइयाँ बोली हैं। 13 हो गया, 14 नंबर पे। 14 नंबर पे भाषा के नीचे, ये हो गया 14 नंबर पे। भाषा के नीचे सभी इकाइयाँ बोली हैं। भाषा के नीचे जो सभी इकाइयाँ हैं उसे बोली कहते हैं, ठीक है। पूछता है भाषा के नीचे सभी इकाइयों को क्या कहा जाता है? तो भाषा के नीचे सभी इकाइयों को बोली कहा जाता है। भाषा के नीचे सभी इकाइयों को बोली, इकाइयाँ, हाँ, इस तरह ठीक है, इकाइयाँ। भाषा के नीचे सभी इकाइयाँ बोली हैं। तो ध्यान रखिए, भाषा के नीचे सभी इकाइयाँ, ये भाषा वैज्ञानिकों द्वारा जो लिखा गया है, हमने किताबें पढ़ा है, उनसे हमने ये लिया है। तो भाषा के नीचे सभी इकाइयाँ बोली हैं। जो भाषा दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच संपर्क का काम करती है, उसे संपर्क या जन भाषा। आइए 15 के बारे में। जन भाषा किसे कहते हैं? जन भाषा या संपर्क भाषा। संपर्क भाषा क्या है? जन भाषा या संपर्क भाषा ये है कि जब दो या दो से अधिक लोगों के बीच, जब दो या दो से अधिक लोगों के बीच संपर्क कराती है। संपर्क, जब दो या दो से अधिक लोगों के बीच, जब दो या दो से अधिक लोगों के बीच संपर्क का काम करती है। अधिक लोगों या भाषियों का, दो से अधिक लोगों या भाषियों, दो या दो से अधिक भाषियों के बीच, जब दो या दो से अधिक भाषियों के बीच संपर्क का काम करती है, संपर्क का काम करती है, का काम करती है, तो तो जन भाषा या संपर्क भाषा कहलाती है। संपर्क भाषा कहलाती है। क्या रखिएगा? जन भाषा या संपर्क भाषा। भाषा यहाँ लिख लीजिए, भाषा। भाषा जब दो या दो से अधिक भाषियों के बीच संपर्क का काम करती है, तो जन भाषा या संपर्क भाषा कहलाती है। तो जन भाषा या संपर्क भाषा उसे कहते हैं जब यह दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच, दो से अधिक भाषियों के बीच, दो या दो से अधिक भाषियों के, व्यक्तियों नहीं, भाषियों,
तो उसमें दिक्कत होगी तो आप लोग सुधार लीजिएगा, क्षमा चाहते हैं। जब 2 या 2 से अधिक भाषियों के बीच संपर्क का काम करती है भाषा, तो उसे संपर्क भाषा या जन भाषा के नाम से जाना जाता है। भाषा अर्जित संपत्ति है, भाषा अर्जित की जाती है, भाषा का अर्जन होता है, भाषा भाषा अर्जित अर्जित संपत्ति है। बहुत छोटा सा है लेकिन बहुत टेढ़ा है, ये फंसा देगा, ध्यान रखिएगा। तो भाषा क्या है? भाषा अर्जित संपत्ति, अर्जित की जाती है, कमाई जाती है। यह क्या है? एक संपत्ति है। तो इसमें अर्जित या संपत्ति में शब्दों का जाल बनाएगा। जब भी प्रश्न बनाएंगे तो ये भाषा में अर्जित या संपत्ति के बीच आपको फंसाने के लिए एक नए शब्द जाल बुने जाएंगे। तो याद रखिए, भाषा एक अर्जित संपत्ति है। आप जो अर्जित कर लेते हैं, जो सीख लेते हैं नई भाषा, तो आपकी वो संपत्ति बन जाती है, धन दौलत बन जाती है भाषा। तो ध्यान रखिएगा, जो भाषा वैज्ञानिकों ने दिया है सूत्र, उन्हीं सूत्रों को मैं बता रहा हूँ। इतना तैयार करने में पूरी किताब पढ़ना पड़ता है, तब जा करके इनका स्टेटमेंट मिलता है। तो भाषा क्या है? भाषा एक अर्जित संपत्ति है। ये स्टेटमेंट है छोटे छोटे, जब एक एक दो दो पेज पढ़ेंगे तो उसमें कहीं ना कहीं ये मिलता है उन वैज्ञानिकों के द्वारा, जो भाषा वैज्ञानिक रहे हैं। तो उन्होंने कहा है कि भाषा क्या? अर्जित संपत्ति है। तो भाषा एक अर्जित संपत्ति है। भाषा गत्यात्मक या परिवर्तनशील है। भाषा क्या है? भाषा परिवर्तनशील है, परिवर्तनशील है, याद रखिएगा। भाषा क्या? भाषा परिवर्तनशील है। भाषा हमेशा एक सा नहीं रहती है। वैदिक काल में वैदिक भाषा रही, जब उसने मौका पाया तो लौकिक भाषा बन गई, लौकिक संस्कृत बन गई। और जब उसने मौका पाया तो पाली में परिवर्तित हो गई, और फिर मौका पाया तो प्राकृत, फिर उसके बाद अपभ्रंश, उसके बाद आधुनिक और क्या क्या भाषाओं बोलियों में परिवर्तित हो गई। तो ध्यान रखिए कि भाषा परिवर्तनशील है, भाषा कभी रुकती नहीं है। यही है गत्यात्मकता। तो यह गत्यात्मक या परिवर्तनशील है, चलती रहती है, कभी रुकती नहीं है किसी युग या किसी राजनीति के कारण। यह नए चीजों को अपनाने की इसमें क्षमता होती है। यह नई नई भाषाओं को, नए नए शब्दों को जन्म देती है, उन्हें पालती पोषती है और चरम पर पहुंचाती है। तो भाषा परिवर्तनशील है। भाषा भाव संप्रेषण का माध्यम है। 18 नंबर क्या है? भाषा भाव। भाव क्या है? आपके अंदर जो भाव जिस तरह के निकलेंगे, आप वैसे ही बात अपने मुखार बिंदु से सामने वाले को या जनता के बीच कहेंगे। तो भाव क्या? भाव ही क्या है? भाव, भाव को मान के चलिए, एक तरह से आपको जो करुणा भाव आता है या क्रोध भाव आता है, हाँ, वात्सल्य भाव आता है, श्रृंगार भाव आता है, तो वही है जो 7 8 9 कहीं 10 कहीं भी मिलता है। आगे हम काव्य शास्त्र में पढ़ाएंगे आपको। तो भाषा भाव संप्रेषण, भाव यानी कि आप वही भाषा बोलते हैं जो आपके अंदर भाव निकलता है। तो भाषा भाव संप्रेषण, संप्रेषण, भाव संप्रेषण है। संप्रेषण का मतलब होता है, अर्थ ये होता है कि जब हम अपनी बात आपको कह दिए तो प्रेषित कर दिए, आपको भेज दिए। तो भाषा एक दूसरे का माध्यम है, संप्रेषण का माध्यम है, यानी कि अपनी बात को दूसरों को कहना या दूसरों को भेजना या प्रेषित करना, संप्रेषित। तो दूसरों को बताने का माध्यम है क्या? अपने भावों को। आप गुस्से में होंगे या किसी के खिलाफ होंगे तो आपके अंदर जो भाव क्या चल रहा है? नकारात्मकता या खिलाफ या गुस्से का भाव चल रहा है, जिसे क्रोध कहा गया है। हाँ, क्रुद्धता का आपके अंदर घृणा चल रही है, तो घृणा का भाव। अब विविधता चल रही है, विविधता के भाव से रहेंगे। श्रृंगार चल रही है तो प्रेम की बातें कहेंगे आप, अपनी प्रेम की बातें संप्रेषण के माध्यम से देंगे। संप्रेषण मतलब होता है अपने भावों को व्यक्त करना, अपनी बातों को दूसरों को समझाना, संप्रेषण करना, यानी कि अपनी बातों को दूसरे तक पहुंचा देना, भेज देना। तो भाषा क्या है? भाव संप्रेषण है। भाव आपकी अंदर अंदर ही होते हैं, छुपे होते हैं। वातावरण, माहौल, क्लाइमेट पाते ही
भाव बाहर आ जाते हैं। कभी आप डीजे बजता देखेंगे तो आपके अंदर अंदर नृत्य भाव यानी श्रृंगार का भाव आ जाता है। तो नृत्य करने लगते हैं हम। कहीं किसी का एक्सीडेंट हुआ है, वो दर्द से करा रहा, तो आपके अंदर करुण भाव आ जाते हैं। तो आप करुण की बात करने लगते हैं, तो करुण भाव निकलेंगे आपसे, करुण करुण लैंग्वेज निकलेंगे आपसे, अंदर से भाषा निकलेगी, उस जो आप दूसरे तक पहुँचाएँगे। तो आपके भाव का संप्रेषण है। संप्रेषण यानी कि अपनी बात को जो दूसरों तक प्रेषित करते हैं, भेजते हैं, समझाते हैं, उसको खोपड़ी में भरते हैं, वो है। तो आपके भाव आपके अंदर जो भाव है, उसको संप्रेषण करने का माध्यम है। भाषा संप्रेषण का माध्यम है। भाषा क्या है? भावों को संप्रेषण का, भाव संप्रेषण का माध्यम, ठीक है? भाव संप्रेषण का माध्यम है। यानी कि ये वो करती है, मध्यस्थता करती है। तो वो ये इसी के माध्यम से आप अपनी बातों को संप्रेषित करते हैं, अपने भावों को बताते हैं दूसरे को, ठीक है? तो भाषा भाव का संप्रेषण है। उसके बाद आगे अभी हम बता देते हैं जितना आ जाता है। थोड़ा-सा और नीचे कैमरा करना पड़ेगा। तो लीजिए हमने कैमरा थोड़ा नीचे कर दिया है, यहाँ कहीं जगह मिल गई हमको लिखने के लिए। मैं ये चाहता हूँ कि एक साथ हो, लास्ट में आप इसका वीडियो से आप फ़ोटो बना सकते हैं। फ़ोटो खींच के रख लेंगे तो पढ़ते रहेंगे इसे। तो आगे आइए बढ़ते हैं। भाषा क्या है? उपबोली। और 19 नंबर, भाषा चलती कैसे है? याद रखिए, ऐसे नीचे से ऊपर तक भाषा चलती कैसे है? भाषा जब नीचे से एकदम ऊपर तक पहुँचती कैसे है? भाषा का जो क्रम है, ये पूछता है। तो भाषा का क्रम आप जान लीजिए, भाषा का ये प्रश्न बना है अभी, टीजीटी, पीएचडी आदि कई जगह प्रश्न मिले हैं व्यक्तियों को। भाषा का जो क्रम होता है, वो कैसे होता है? उपबोली पहला क्रम है, उपबोली। उपबोली से ऊपर जब उठती है, तो यह बोली कही जाती है। उपबोली के बाद बोली, बोली से यह विभाषा बनती है। विभाषा, विभाषा, विभाषा का अर्थ होता है उपभाषा, यानी कि एक होता है असिस्टेंट भाषा ना। तो सबसे पहले सबसे नीचे है उपबोली, उसके बाद बोली है, उसके बाद तब विभाषा तक तरफ जाती है, और अंत में तब यह भाषा कही जाती है। सबसे ऊपर क्या है? भाषा। तो भाषा का जो क्रम चलता है, वो इस तरह से होता है। यहाँ थोड़ा-थोड़ा है। भाषा, भाषा कैसे चलती है? भाषा में सबसे नीचे उपबोली होती है, सबसे नीचे उपबोली, फिर उसके बाद बोली कही जाती है, उसके बाद विभाषा कही जाती है, तब जाकर के सबसे ऊपर भाषा है, सबसे ऊपर ये है भाषा है। याद रखिएगा, इस तरह से चलेगी। हाँ, इस क्रम, यही क्रम है। सबसे ऊपर भाषा है, यानी कि सबसे नीचे जो बोली जाती है वो उपबोली में होती है, उसके बाद बोली, उसके बाद विभाषा, तब जाकर के यह भाषा बनती है। याद रखिएगा, ये प्रश्न बना है, ये फंसा देगा। भाषा क्या है? बोलियों का सर्वोच्च वर्ग है। ये 19वां का लिख लीजिए। भाषा क्या है? भाषा, भाषा बोलियों का सर्वोच्च वर्ग है। भाषा क्या है? भाषा बोलियों, भाषा बोलियों का सर्वोच्च वर्ग है। भाषा क्या है? भाषा सर्वोच्च जो बोलियां हैं,
हाँ, ये बोलियाँ है ना, इनका सबसे ऊँचा वर्ग क्या है? भाषा है। तो भाषा बोलियों का सर्वोच्च वर्ग है। जो बचपन से ही भाषा बोली जाती है उसे क्या कहते हैं? बचपन से ही बोलने वाली भाषा को क्या कहते हैं? 20वां ये प्रश्न बना है। बचपन बचपन से ही बोलने वाली भाषा को क्या कहते हैं बताइए कमेंट में। बचपन से ही बोलने वाली भाषा को क्या कहते हैं? बचपन से ही बोलने वाली भाषा को लॉन्ग कहते हैं। लॉन्ग कहते हैं। याद रखिएगा, बचपन से ही जो भाषा बोलते हैं हम, मदर लैंग्वेज जिसे कहते हैं, माता से मदर लैंग्वेज उसे कहते हैं जो हम माता से प्रथम बार सुनते हैं। जन्म लेते हैं उसके बाद माता का चेहरा सामने आता है और उससे जो हम सीखते हैं, मदर जो बोलती हैं, 2 ध्वनियाँ जाती हैं हमारे कानों में, तो जो हमने पहली बार माता से सीखा वही मदर लैंग्वेज है, ठीक है? नहीं तो पूरा भारत है, भारत में तो पता नहीं कितनी लैंग्वेज हैं और सबकी अलग-अलग मदर लैंग्वेज होती है। तो जो अपनी माँ से हम सीखते हैं, उसे ही मदर लैंग्वेज कहते हैं। ध्यान रखिएगा, तो मदर लैंग्वेज का मतलब नहीं होगा पूरा भारत, भारत भूमि या भारत माता, नहीं। भाजपा नहीं जो भाषा है, यह मदर लैंग्वेज इसलिए है क्योंकि अपनी माँ से हम सीखे हैं, तो वो मदर लैंग्वेज कही जाती है। जो बचपन से ही यानी कि जो मदर लैंग्वेज है, उसे हम क्या कहते हैं? लॉन्ग कहते हैं। तो बचपन से ही बोलने वाली भाषा को लॉन्ग कहते हैं। लेकिन इसके आगे और बढ़ा लीजिए, लेकिन जो कुछ बोला जाता है, जो कुछ जो हम बोलते हैं उसके अंदर जो कुछ बोला जाता है, जो कुछ बोला जाता है उसे क्या कहते हैं? बचपन से जो हम बोलते हैं उसे लॉन्ग कहते हैं, ठीक है? और जो कुछ हम बोलते हैं उसे पेरोल कहा जाता है। पेरोल, उसे पेरोल कहा जाता है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इसको ज़रूर रट लीजिएगा क्योंकि बचपन से जो बोलते हैं उसे लॉन्ग कहते हैं और जो कुछ हम बोलते हैं उसे पेरोल कहते हैं, याद रखिएगा। तो बचपन से ही जो कुछ बोला जाता है वो लॉन्ग कहा जाता है, लेकिन जो कुछ हम उसमें बोलते हैं उसे पेरोल कहा जाता है, याद रखिए, इसको हाईलाइट कर रहा हूँ। जो कुछ बोला जाता है वो पेरोल और बचपन से ही जो बोलते हैं वो लॉन्ग कही जाती है। तो बचपन से ही जो बोली जाती है वो लॉन्ग कही जाती है और जो कुछ बोलते हैं वो पेरोल कहा जाती है। अर्थात जो बोलते हैं हम वही पेरोल है, जो बोलते हैं वो पे पेरोल नाम से जाना जाता है। भाषा क्या है? भाषा यादृच्छिक है। 21 नंबर पे भाषा यादृ यादृच्छिक है। भाषा क्या है? भाषा यादृच्छिक इच्छिक है तथा नियमित है। यादृच्छिक तथा नियमित है। यादृच्छिक मतलब याद करने से मतलब है, याद अंदर आपके अंदर स्मृति में रहती है। इसीलिए भाषा क्या है? यादृच्छिक है और यह नियमित भी है। तो भाषा यादृच्छिक और भाषा नियमित है। इसके बाद अगला हम
आपको यहाँ ऊपर 21 नंबर पे 22 नंबर पे थोड़ा-सा यहाँ ऊपर बता देते हैं। हाँ, जगह है, लास्ट आ ही गए हैं, इसीलिए हम पूरा कर दे रहे हैं इतने में। हुँ, तो भाषा में बोधगम्यता होती है। भाषा में भाषा में बोधगम्यता होती है। भाषा में बोधगम्यता होती है। इसे नोट कर लीजिए, बहुत इम्पोर्टेंट है। तो भाषा बोधगम्यता होती है। बोधगम्यता का अर्थ ये होता है कि अलग-अलग भाषाओं बोधगम्यता उसे कहते हैं, बोध धन गम्यता। बोधगम्यता का अर्थ ये होता है कि अलग-अलग भाषाओं को जानने वाले 2 व्यक्ति हैं, मान लीजिए अंग्रेजी एक जानता है, एक हिंदी जानता है, तो जो कुछ आपस में वो कम्युनिकेट करेंगे, उनके बीच जो समझ का अंतर है, वो समझ का हिंदी और अंग्रेजी के बीच समझ का अंतर है। हम अंग्रेजी बोल रहे हैं और सामने वाला हिंदी बोल रहा है, तो हम 2 भाषी भाषा बोलने वाले हैं, तो हमारे बीच जो समझ का अंतर है उसे बोधगम्यता कहते हैं। ये प्रश्न इसी तरह से अर्थ का समझाने के लिए कहा जाए, बोधगम्यता का अर्थ क्या होता है? तो 2 अलग-अलग भाषाओं, ठीक है? 2 अलग-अलग भाषाओं 2 भाषाओं के अलग-अलग जानकार, अलग-अलग भाषाओं के अलग-अलग जानकार, 2 भाषाओं के अलग-अलग जानकार के बीच जो समझ का अंतर होता है उसे बोधगम्यता कहते हैं। अर्थात हिंदी जानने वाले और अंग्रेजी जानने वाले के बीच जो कम्युनिकेट होगा उसमें जो समझ या जो समझ पाते हैं वही बोधगम्यता, यानी कि बोध कर लेते हैं एक दूसरे की बातों को। अंग्रेजी ना जानते हुए भी हिंदी वाला, हिंदी ना जानते हुए अंग्रेजी वाला, उनके बीच जो बोध हो जाता है, किसी बात को समझ जाते हैं आपस में, तो ये बोधगम्यता के ही होते हैं। बोध यानी कि समझ, समझ जाना, कोई बात बोध हो जाना, संज्ञान में आ जाना कि हाँ, हाँ, लगभग तिकड़मबाज लगड़-झगड़, तगड़-मगड़ हमने ये बातें समझ लिया कि आप ये कहना चाहते हैं। तो हिंदी जानने वाले, अंग्रेजी जानने वाले के बीच यानी कि 2 भाषा हैं और दोनों के अलग-अलग जानकार हैं, इनके बीच जो समझ का अंतर है, अंग्रेजी वाला अपनी तरफ से समझेगा, हिंदी वाला अपनी तरफ समझेगा। इनमें जो बोध हो जाता है, वही बोध गम्यता कहते हैं। तो अलग-अलग भाषाओं के अलग-अलग व्यक्ति के बीच जो समझ का अंतर होता है, उसे बोधगम्यता कहते हैं। ये लंबी वीडियो होगी, इसके बाद भाषा पर अगली वीडियो बनाएँगे, भाषा के अंग। भाषा के अंग कौन-कौन से हैं, विस्तार से हम आपको पढ़ा देंगे। भाषा के अंग में आपको कई चीज़ें मिल जाएँगी, कौन-कौन से हैं। भाषा में स्वन है, पद है, वाक्य है, उसके बाद मिथक है वगैरह-वगैरह। हम आपको भाषा के बारे में अगली वीडियो में बताएँगे। इस वीडियो में बस इतना ही, और 1 मिनट रुक जा रहे हैं, इसको आप लिखना हो, लिख लीजिए एक साथ, ठीक है? इसको हम सेटिंग के माध्यम से थोड़ा आगे-पीछे कर दे रहे हैं। इसको लिखना हो तो लिख लीजिए, और नीचे कर दे रहे हैं थोड़ा। इसको यहाँ आ जाइए, थोड़ा घुमा दे रहे हैं। इसको भी देख लीजिए। 2 मिनट यानी कुल मिलाकर 1 घंटा की वीडियो हम बना दे रहे हैं भाषा के ऊपर। यहाँ आ जाइए, ये हो गया भाषा, लैंग्वेज। तो भाषा के बारे में ये देख लीजिए, यहाँ इस तरह से घुमा दे रहा हूँ, ठीक है? अब ये हम चाह रहे हैं बंद करने, आपको दिखना होगा तो घुमा फिरा के वीडियो को लिख लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।